हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कल संसद में हुई घटना जिसमें कि बीजेपी के दो सांसद गंभीर परसों घटना घटी थी। बीजेपी के दो सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक हैं प्रताप चंद्र सारंगी जो लगभग 70 साल के हैं, उड़ीसा से बीजेपी के सांसद हैं। उनको वहां बाबा की संज्ञा दी गई है, यानी वो सेवा भाव करते रहे। माना जा रहा है कि वह एक कमजोर इंसान है। बीजेपी के एक सांसद संबित पात्रा के अनुसार उनका वजन 45 से 50 किलोग्राम है ही। रही बात दूसरे सांसद की, तो मुकेश राजपूत जी हैं, फर्रुखाबाद यूपी में एक जिला है, वहां से सांसद हैं। वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे, शायद 2700 के मार्जिन से ही चुनाव जीते थे वो। तो कहा जा रहा है राहुल गांधी मकर द्वार, जहां से सांसद अंदर जाते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा में प्रवेश करते हैं, उस मकर द्वार पर बीजेपी के कुछ सांसद इकट्ठा हुए थे 10 बजे से, ताकि काउंटर कर सकें अंबेडकर को लेकर के जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, अमित शाह के भाषण को, राज्यसभा में जो भाषण उन्होंने दिया था उसको लेकर के। तो इस प्रकार से उसको काउंटर करने के लिए जो गेट पर सांसद इकट्ठे हुए थे बीजेपी के, उसमें वहीं से राहुल गांधी जा रहे थे, जबकि सुरक्षा बलों ने एक कार्डन बना रखा था कि बगल से कोई भी सांसद अंदर जा सकता है और दूसरे गेट से भी जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने बांकर द्वार को ही चुना और वो धक्का देते हुए गए। और एक कोन्यक आदिवासी महिला राज्यसभा की सांसद हैं बीजेपी की, नागालैंड से, उनके पास जाकर के चिल्लाए। तो कहा ये यहाँ तक जा रहा है कि उन्होंने असहज महसूस किया और रोते हुए अपनी व्यथा राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ को सुनाई। खैर, प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों का इलाज राममनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें प्रताप सारंगी के सर से खून निकलते हुए देखा जा सकता है और दोनों को आईसीयू में रखा गया है। कहा जा रहा है कि दोनों की स्थिति स्थिर है, गंभीर नहीं है। और दोनों ने ये राहुल गांधी पर ही आरोप लगाया कि राहुल गांधी एक्चुअली मकर द्वार से अंदर जा रहे थे, उन्होंने मुकेश राजपूत को धक्का दिया। मुकेश राजपूत प्रताप चंद्र सारंगी के ऊपर गिर पड़े और प्रताप चंद्र सारंगी का सर जो है लोहे की रॉड से टकरा गया और वहां वो रक्तधारा, खून की रक्तधारा बहने लगी, यानी खून निकलने लगा। रक्तधारा मतलब खून निकलने लगा। तो इस प्रकार से प्रताप चंद्र सारंगी ने भी राहुल गांधी को ही ब्लेम किया है और मुकेश चंद्र राजपूत ने भी राहुल गांधी को ही ब्लेम किया है। और जो कोन्यक, जो आदिवासी महिला है, वो भी राहुल गांधी को ही ब्लेम किए हैं। वैसे नारी उत्पीड़न के मामले में जो कानून है वह बहुत सख्त है, खास करके 2012 में निर्भया कांड के बाद उसे और सख्त बना दिया गया है, एंटी रेप लॉज। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले ऐसे हैं जो उसे और सख्त बनाते हैं। तो ऐसी दशा में अगर आम आदमी कोई इस तरह की शिकायत आम आदमी खिलाफ होती कि किसी महिला के विरुद्ध उन्होंने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किया है या जाकर चिल्लाया, तो उसकी अब तक गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी होती। लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जिसका दर्जा कैबिनेट मंत्री का होता है, साथ ही एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। तो अभी तक तो पुलिस यही कह रही है, भले ही यह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के तहत क्राइम पुलिस को सौंप दिया गया है दिल्ली के, लेकिन दिल्ली पुलिस संसद मार्ग थाने में एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनको बुलाने के पहले, यानी नोटिस देकर के बुलाया जाएगा उनका पक्ष जानने के लिए, चूंकि कांग्रेस के 3-4 नेता भी थाने पहुंचे थे, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर कराया है, पहले कंप्लेंट दिया है और उसे बाद में एफआईआर में तब्दील कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उसमें राजीव शुक्ल वो प्रतापगढ़ के जो
कांग्रेस सांसद हैं प्रमोद तिवारी और दिग्विजय सिंह और एक और सज्जन, 4 लोग पहुंचे थे वहां, और उन लोगों ने बीजेपी के सांसदों के खिलाफ, मैंने बीजेपी धरना मोर्चा करके द्वार ब्लॉक की हुई थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। हालांकि एफआईआर में भले ही उन्होंने ये कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो गिर पड़े और उनको चोट आई, दलित कार्ड खेलने की कोशिश भले किया है, जो बीजेपी का आरोप है, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति घायल नहीं हुआ है जो अस्पताल जा सके, जबकि बीजेपी के तरफ से 2 लोग घायल हैं, दोनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कहा जा रहा है कि हेमांगी जोशी जो कि गुजरात से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने एफआईआर कराई थी और उन्हीं के एफआईआर के आधार पर राहुल गांधी को सम्मन किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सबसे पहले अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज जो कि नई दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं, और अनुराग ठाकुर जो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद हैं, वो लोग गए थे और उन्होंने लिखित में कॉम्प्लेंट दर्ज किया था। ओरिजिनल कॉम्प्लेंट में यानी शिकायत पत्र में उन लोगों ने बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 का भी जिक्र किया था, लेकिन एफआईआर में कानूनी राय के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे बदल दिया। 109 वही है जो पहले 307 इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हुआ करती थी, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी जान से मारने की कोशिश, लेकिन वो उसके तहत एफआईआर में उसका जिक्र नहीं है, उसके तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मुकदमा दर्ज हुआ है तो धारा 115, धारा 117, धारा 125, धारा 131 और धारा 351 के तहत, साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 3, धारा 5, धारा 3 सब सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कि कॉमन यानी सामूहिक या साझी तरीके से सुरक्षा को खतरा पहुंचाना, ये जिसमें वर्णन है जिसका। अब जैसे धारा 115 में फिजिकल असॉल्ट की बात है, यानी शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना है, और ग्रीवस इंजरी यानी हानिकारक रूप से नुकसान, शरीर को नुकसान पहुंचाना, ये धारा 117 में है। इसमें 3 साल की सजा, यही सबसे खतरनाक धारा है और कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। उसके बाद धारा 125 है। 125 में सामूहिक रूप से व्यक्ति को किसी शारीरिक और सुरक्षा संबंधी खतरा पैदा करना, ये भी एक गंभीर धारा है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी बिना वारंट के इसमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है दोषी व्यक्ति को। उसके बाद धारा 131 है जो कि थोड़ी हल्की धारा है, और फिर 351 है। तो इस प्रकार से बीजेपी के द्वारा जो लिखित रूप से शिकायत दी गई थी उसमें संशोधन करके धारा 109 को हटा दिया गया है, जो कि धारा 307 के समकक्ष ही एक धारा थी। एक्चुअली बीजेपी ने जो जिन 3 कानूनों में बदलाव किए थे उसमें सबसे प्रमुख भारतीय न्याय संहिता है, जिसे 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया है। पिछले साल ही इस संबंध में प्रस्ताव कर दिया गया था और उसे 1 जुलाई 2024 से प्रभावी बना दिया गया है। तो अब मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये पुरानी जो धाराएं हैं इंडियन पीनल कोड की या इंडियन एविडेंस एक्ट की या सीआरपीसी की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, उसी इस तरह से मिलती जुलती ये धाराएं हैं। एक्चुअली उसी की कॉपी की गई है, बस क्रम बदल गया है और कुछ नई चीज़ें जुड़ गई हैं जो उस समय नहीं थी। उदाहरण के लिए उस समय कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर सोर्स का प्रयोग करके जो अपराध किए जाते हैं वो उस समय नहीं था, इसलिए उसका जिक्र उसमें नहीं है। आज की डेट में उसका जिक्र है। तो इंडियन पीनल कोड के तहत जो मुकदमे दर्ज होते थे उसी में
307 धारा 307 के तहत भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी दर्ज होता था, जो आज की डेट में धारा 109 है, जिसके तहत भले ही शिकायत में बांसुरी स्वराज अनुराग ठाकुर ने भले ही शिकायत पत्र दिया हो और उसमें इसका जिक्र किया हो, लेकिन वास्तव में दिल्ली पुलिस ने कानूनी राय के बाद अपने एफआईआर में इसका जिक्र नहीं किया है। इसकी जगह उसने धारा 117 को तरजीह दिया है, जिसमें 3 साल की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। एक्चुअली यह एक गंभीर धारा है जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें ग्रीवस इंजरी यानी गंभीर रूप से घायल करने का जिक्र है। सामान्य रूप से फिजिकल असॉल्ट यानी शारीरिक हमले का जिक्र धारा 115 में है और 125 में सामूहिक सुरक्षा को खतरा पैदा करना या फिजिकल असॉल्ट के साथ साथ यानी शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने के साथ साथ सामूहिक सुरक्षा को खतरा, सेफ्टी को खतरा पैदा करना भी है। इसके अलावा 131 से कमजोर धारा है, 351 यानी बेलेबल वारंट है। इसमें केवल धारा 117 और 125 ही ऐसे हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, यानी जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है पुलिस। इसकी जगह कॉमन यानी साझी तरीके से नुकसान पहुंचाने की बात भी कही गई है। उसके लिए धारा 3 के तहत उसके किसी उपधारा, संभवतः वो 5 है या क्या है, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जो जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया यानी एफआईआर लॉन्च किया गया है हेमंग जोशी के शिकायत पर, तो उसमें सबसे खतरनाक धारा 117 ही है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अंतर्गत उपधारा उसकी भी संभवतः 5 है। उसके तहत जो है, अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, जो कि जनरली क्रिमिनल एक्ट के आधार पर ही किया जाता है या कोर्ट करता है, तो उसमें सदस्यता जा सकती है। यानी राहुल गांधी की सदस्यता लेने का पूरा इंतजाम धारा 117 में किया गया है। धारा 117 को इसीलिए खतरनाक माना जा रहा है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी आता है। तो इस प्रकार से क्या राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जिनका रैंक एक कैबिनेट मिनिस्टर का है, साथ ही साथ एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। तो संभव है कि स्पीकर की इजाज़त के बाद लोकसभा के पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष की राय के बाद वहाँ के सचिवालय को पत्र लिखा, वैसे दिल्ली पुलिस ने, तो वहाँ लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो मकर द्वार के सीसीटीवी फुटेज को प्रोक्योर करने के बाद हो सकता है नोटिस भेजे दिल्ली सरकार राहुल गांधी को और उनसे उनका पक्ष जाने, चूँकि कांग्रेस के लोगों ने भी शिकायत दर्ज किया है, तो इस प्रकार से उनका पक्ष जाने और पक्ष जानने के बाद फिर आगे एफआईआर के आधार पर कोई कार्रवाई करे। हालांकि ये गिरफ्तारी का पूरा मसाला वहाँ उपलब्ध है, लेकिन अब राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे कि नहीं, यह एक मूट प्रश्न है और देखना है कि राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करती है कि नहीं। अमित शाह को ही सब कुछ करना, वही गृह मंत्री है, उन्हीं के अंडर में दिल्ली पुलिस है। तो अगर वो चाहेंगे, अगर कांग्रेस ने ज़्यादा एग्रेसिव रोल अपना अदा किया और अगर बाद में विक्टिम कार्ड के आधार पर उसको लाभ मिल सकता है, तो हो सकता है केवल राहुल गांधी से पूछताछ की जाए और पूछताछ करके उनको छोड़ दिया जाए, नहीं तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 2014 के एक फैसले के अनुसार थाने से, जिसमें 7 साल तक की सजा है, जमानत दी जा सकती है या केवल अर्थदंड लगा करके भी छोड़ा जा सकता है किसी व्यक्ति को, यानी उसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब देखना है कि
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है दिल्ली पुलिस कि वह नहीं करती है, वह चाहे तो गिरफ्तार कर भी सकती है और फिर थाने से ही उनको जमानत दे सकती है, भले ही वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं, संज्ञेय अपराध हैं, लेकिन फिर भी उनको जमानत मिल सकती है थाने से ही। उनको कोर्ट भी शायद जाने की जरूरत न पड़े। देखना है आगे कार्रवाई कैसे होती है। धन्यवाद।